हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नंबर 1 यानी फर्स्ट अमेंडमेंट। एंड हम लोग पूरी सीरीज़ बनाएंगे फर्स्ट से लगा के लास्ट तक, जो भी अभी तक अमेंडमेंट्स हुए सारे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, आज हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं जो कि आपको नोट्स बनाने में हेल्पफुल होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड इन 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इनेक्ट हुआ था। इट कम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 और ये कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट, इट वॉज मूव बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ऑन 10 मई 1951। मीन्स कि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 10 मई 1951 को फर्स्ट टाइम इस अमेंडमेंट को प्रेजेंट किया था। फोर्थ पॉइंट, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन 18 जून 1951। मीन्स कि 18 जून 1951 को पार्लियामेंट द्वारा ये इनेक्ट हो गया था। मीन्स ये पास हो गया था ये अमेंडमेंट। सो गाइस, अब हम लोग कुछ रीजंस जान लेते हैं कि किन रीजंस के चलते हुए ये अमेंडमेंट आया। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं रीजंस की तरफ। सो गाइज, अब हम रीज़न डिस्कस करे ले रहे हैं। दोस्तों होता क्या था उस टाइम, ऑल ओवर इंडिया से ऐसे केसेस आ रहे थे, केसेस जिनके चलते कोर्ट्स के जो डिसीजंस आ रहे थे वो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए। सो गवर्नमेंट उन डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाई। तो क्या डिफिकल्टीज थी दोस्तों? पहले तो मैं आपको केस बता दे रहा हूँ। कामेश्वर सिंह केस, रोमेश थापड़ केस, चंपक दोराई राजन केस, ये 3 केस थे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे। इनमें जो इशू इन्वॉल्व थे किस चीज़ से रिलेटेड थे? लाइक इसमें थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्वाजिशन ऑफ द जमींदारी लैंड, स्टेट मोनोपोली ऑफ ट्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइज, हुआ क्या था कामेश्वर सिंह के केस के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, इस केस में पटना हाई कोर्ट की जजमेंट थी कि जिसमें क्लियर कह दिया गया था कि बिहार गवर्नमेंट किसी तरह के लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं ला सकती और ज़मींदार से उनकी लैंड इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि आर्टिकल 19 में जो लैंड है एक फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं था उस टाइम कि गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म एक्ट ला सकती है। इसलिए अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म एक्ट लाने की कोशिश करती थी तो उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाने लगा। इसी से रिलेटेड है हमारा कामेश्वर सिंह केस। सो गाइस, नेक्स्ट केस जो हम लोगों का है दोस्तों वो है चंपक दोराई राजन केस। इस केस में ये हुआ था, इस केस में कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन ला ही नहीं सकती है दोस्तों। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड केस की, रोमेश थापड़ केस। इस केस में दोस्तों हुआ क्या था कि कोर्ट ने यह कह दिया था क्लियरली कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एक एक्सक्लूसिव राइट है जो लोगों को मिलता है, सरकार उनसे वो राइट नहीं ले सकती है। सो दोस्तों, मैंने आपको 3 केसेस के जो भी बेसिक चीज़ें थी आपको बता दी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे। मीन्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आ गए हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। सो पहला पॉइंट है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। सो दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट है ये हम लोगों ने जो केस पढ़ा था चंपक दोराई राजन केस, ये इससे रिलेटेड है दोस्तों। आप इससे रिलेट करके देखिएगा। मींस कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऐड किया गया था जो कि कहता है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे उनके एडवांसमेंट के लिए, उनकी उन्नति के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकेगा। मीन्स कि रिजर्वेशन बना सकेगा। यानी एक तरह से कहा जाए कि स्टेट को पावर दे दी गई थी या एक राइट दे दिया गया था कि वो स्टेट में जो भी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये बता रहा है कि यह प्रोवाइड कराया गया कि स्टेट ट्रेडिंग एंड स्टेट के थ्रू किसी ट्रेड और बिजनेस के नेशनलाइजेशन को केवल इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं किया जा सकता है कि यह ट्रेड और बिजनेस के राइट का वायलेशन कर रहा है। मीन्स मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। सपोज करें कि गवर्नमेंट को टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो टाटा ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास ये फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस का और आप मेरा यहाँ राइट नहीं ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। इसलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ दोस्तों। सो ये रहा हम लोगों का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि 3 ग्राउंड जो थे रिस्ट्रिक्शंस का ऐड कर दिए गए थे
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के राइट पे। मींस आपके पास जो आपका राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपके पास रहेगा, बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। वो क्या क्या है? 3 रिस्ट्रिक्शन हमने बताए थे। पहला पब्लिक ऑर्डर, सेकंड इज फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड थर्ड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। एंड दोस्तों इसके नीचे लिखा है रिस्ट्रिक्शंस वेयर मेड रीजनेबल इन जस्टिएबल नेचर। सो दोस्तों होता क्या था, कुछ केस के चलते गवर्नमेंट को एक टर्म ऐड करनी पड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ, दैट इज़ रीजनेबल। मीन्स जो रिस्ट्रिक्शन लगे वो रीजनेबल हो, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर लग रही है तो उसके पीछे एक रीज़न तो होना ही चाहिए ना, बिना रीज़न के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। एंड दोस्तों ये जो पॉइंट था ये हमारा किस केस से रिलेटेड था दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में केस पढ़े थे, रीज़न जब हम पढ़ा रहे थे उसमें हम लोगों ने केसेस पढ़े थे। सो दोस्तों ये जो हमारा केस था ये रिलेटेड था रमेश थापड़ केस से रिलेटेड। आप रिलेट करके देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे अमेंडमेंट को लेके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक का। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की तरफ। 4th पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी सेकंड अमेंडमेंट पे आएगी कल दोस्तों, इसलिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4। तो दोस्तों हम लोगों ने स्टार्टिंग में केस पढ़ा था कामेश्वर सिंह केस, ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है दोस्तों। सो दोस्तों होता क्या था कि उस टाइम जो लैंड थे वो तो काफ़ी सारे थे ही दोस्तों, तो उस टाइम जो लैंड थे उस पर काम तो बहुत से लोग करते थे, पर जो मेजर पोर्शन जो लैंड का था वो ज़मींदार के पास था, तो वही लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। तो नेहरू जी को लैंड रिफॉर्म करने की ज़रूरत महसूस हुई, जिससे सोसाइटी में इक्वलिटी आ सके, समानता आ सके, इसलिए आर्टिकल 31A एंड 31B ऐड किया गया, एंड इसके साथ ही 9th शेड्यूल ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में दोस्तों। सो दोस्तों 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पुट कर देती है तो जुडिशरी उसे रिव्यू नहीं कर सकती है दोस्तों यहीं पे हमारा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।